यम शैवा समुपासिते शिवीति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा भगवती प्रमाण पटवः करते थी नैयायिका अर्हन नित्यर्थ जैन शासन व्रता करने थी मीमांसका सोयम नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे मंच पर उपस्थित शशि त्रिपाठी जी, गंगा प्रसाद दीक्षित जी और मेरे सहयोगी वक्तागण और बड़ी ही मनोयोग और बड़े चित्त प्रसादक वाल्मीकि से इस सत्र का संचालन कर रहे देवी जी, सभागार में उपस्थित मेरे समानशील सहधर्मी विद्यानुरागी संभ्रांत जन मित्रों, पंडित विद्यानिवास जी को याद करना एक पूरे के पूरे युग का प्रतिस्मरण करने जैसा। फिर प्रतिस्मरण मात्र ही क्यों, प्रतिस्मरण के बहाने वर्तमान को सजगता प्रदान करते हुए उसे संवारना। विश्वास नहीं होता कि पंडित जी के आविर्भाव के 100 वर्ष बीत गए। उनकी स्मृतियों की प्रभावकता मानव काल की लंबाई को कम कर देती है। भारत में यह संभव है कि मनुष्य एक बार मरण धर्मा होकर जन्म लेता है और फिर स्मृतियों में पुनर्जन्म पाकर और ऐतिहासिक अमरत्व को प्राप्त कर अपनी उत्तरजीविता को बनाए और पंडित जी की इसी उत्तरजीविता का प्रतिस्मरण करने के लिए आज हम लोग उनका जन्म शती समारोह और इसके लिए उनके पंडित दयानंद मिश्र जी मेरी तरफ से सभागार पंडित जी से अनुराग रखने वाले सभी प्रतिभागियों की ओर से बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं कि पंडित जी की उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए न केवल दयानंद जी इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, बल्कि समाज के नगर के संभ्रांत लोगों को जोड़ते हैं और यहाँ तक कि पंडित जी की संपूर्ण रचनावली का प्रकाशन। तो मित्रों, आइए संक्षेप में इस बात पर विचार करते हैं कि पंडित जी के चिंतन में भारत क्यों बोलता है, जो वह अपने आप। क्या इसलिए कि उन्होंने भारतीयता के संस्कारों पर लिखा, इसलिए उनके चिंतन में भारत बोलता है? तब फिर प्रश्न तो यह भी उठेगा ना कि उन्होंने अपने साहित्य कर्म में लिखने के लिए इन्हीं विषयों को क्यों चुना? और यदि उनकी चयन धर्मिता के लिए हम इस उत्तर को पाना चाहते हैं कि उनका पठन पाठन एक पारंपरिक परिवेश में हुआ और उन्हीं चीजों को वो पढ़ लिख के बड़े हुए, इसीलिए वैसे ही विषयों को उन्होंने पढ़ने लिखने के लिए चुना, तब तो पंडित जी के द्वारा भारतीय और भारतीयता पर या भारतीय परंपरा पर लिखा गया सब कुछ एक रूढ़ संस्कार के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, जिस संस्कार में वो पले बढ़े थे। तो ये भी उत्तर पर्याप्त है। पंडित जी के चिंतन में भारतीयता की आत्मगवेषणा
ठीक से समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एडवेंट ऑफ पंडित विद्यानिवास मिश्र क्या है। अगर हम ये नहीं समझते तो पंडित जी के चिंतन में भारत और भारतीयता की आत्मगवेषणा को हम कोई आत्मचेतन साहित्यिक उपक्रम नहीं कर सकते। आखिर पंडित जी का उदय और अवतरण समय और साहित्य के जिस क्षितिज पर होती है उसकी पहचान कैसे? मैं आप लोगों को प्रतिस्मरण दिलाना चाहूंगा कि पंडित जी का समय वह समय है जब भारत और यूरोप के बीच घटित हुई सांस्कृतिक दुर्विसंधि इस देश में आकार लिया। वो दुर्विसंधि क्या थी? वह दुर्विसंधि को संक्षेप में यदि समझना चाहे तो वह यह थी कि भारत का सामना पारंपरिक यूरोप से नहीं हुआ था, बल्कि ज्ञानोदित यूरोप से हुआ था। जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो यूरोप बना था, भारत का सामना उससे हुआ था। और उसी तरीके से उपनिवेशकालीन ये भारत का सामना जब ज्ञानोदित यूरोप से हुआ, वास्तविक यूरोप से नहीं हुआ, क्लासिकल यूरोप से नहीं हुआ, तो इसके पलट ज्ञानोदित यूरोप का सामना वास्तविक भारत से नहीं हुआ, बल्कि उस भारत से हुआ जो अपने समृद्ध अतीत से कटा हुआ भारत था। और इसीलिए वह भारत ज्ञानोदित यूरोप से प्रतिकृत होने के लिए सांस्कृतिक रूप से विवश हो गया। ऐसे भारत इस सांस्कृतिक दुर्विसंधि के चलते भारत अपनी नियति जो ज्ञानोदित यूरोप में देख रहा था वह कालखंड था, और पूरी की पूरी साहित्य सर्जना जो थी वो उसी दिशा में उन्मुख हो रही थी। पंडित जी का अवतरण इस क्षितिज पर। पंडित जी का अवतरण एक ऐसे समय में होता है जब आधुनिक सभ्यता विश्व सभ्यता का आकार ग्रहण कर रही है और दुनिया की तमाम सभ्यता और संस्कृतियों को उनके आंगन में ही अप्रासंगिक कर दे रही है। पंडित जी का उदय इस समय होता है जब आधुनिक सभ्यता अपना विश्वव्यापीकरण करे, और उसका विश्वव्यापीकरण मानो इस तरह से हो रहा है कि जैसे ब्लैक होल के संपर्क में कोई चीज आकर अपनी इयत्ता को समाप्त कर देता है, उसी तरीके से आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आने से दुनिया की तमाम प्राचीन सभ्यता और संस्कृतियां अपने आंगन में ही अप्रासंगिक हो। पंडित जी का अवतरण निश्चित। शशिकला जी, पंडित जी का अवतरण साहित्य के जिस स्टेज पर होता है तो पंडित जी के संपूर्ण रचनाओं को पढ़ने से ऐसा लगता है कि पंडित जी इस बात को समझ रहे थे कि उस समय का साहित्य जिसे संस्कृति का संरक्षण करना चाहिए था, संस्कृति का संपोषण करना चाहिए था, वास्तव में वह साहित्य सांस्कृतिक अंतरण का साधन और माध्यम, कल्चरल कन्वर्जन। पूरा का पूरा साहित्य उस समय का देखिए तो साहित्य ही जिस देश में सांस्कृतिक संरक्षण और संपोषण का साधन न बनकर सांस्कृतिक अंतरण का साधन बन गया हो। आप इस विडंबना को समझिए। पंडित जी के जिस साहित्य के जिस क्षितिज पर उनका अवतरण होता है वह बिंदु यह है। पंडित जी के समय गिने चुने कुछ उनके मतलब समकालीन साहित्यकारों को छोड़कर अगर उस समय आप भारत में साहित्यकारों की सूची बनाइए
तो आपको ये प्रश्न उठाना पड़ेगा कि भारत का साहित्यकार और भारतीय साहित्यकार में कोई अंतर किया जा सकता है? भारत का साहित्यकार तो उस व्यक्ति को भी कहा जा सकता है कि भारत के भूगोल की परिसीमा में रहकर किसी भी प्रकार के साहित्यिक उपक्रम में वह लगा हुआ हो, वह साहित्यिक उपक्रम भारत विरोधी ही क्यों न हो, विधर्मी ही क्यों न हो, वो भौगोलिक अर्थ में भारत का साहित्यकार कहा जाएगा। तो क्या भारतीय साहित्यकार पदावली का जब हम प्रयोग करते हैं तो क्या केवल उसको भौगोलिक अर्थ में हम लेते हैं? मुझे लगता है कि भारतीय साहित्यकार होने की कुछ शर्तें होनी चाहिए, और वो शर्त ये होनी चाहिए कि उस साहित्यकार की चिति भारतीय होनी चाहिए, उसके साहित्यिक उपक्रम में भारत को बोलना चाहिए। लेकिन पंडित जी के समय से लेकर आज तक साहित्यकारों की एक बड़ी टोली है जिसमें भारत बोलता नहीं है बल्कि भारत विद्रूपित होता है, और साहित्यकारों के द्वारा भारतीयता के विद्रूपण का वह काल था जिसको कि बहुत गहरे में समझ, और कुल मिलाकर पंडित जी यह समझ रहे थे कि ये साहित्य की दृष्टि से ये अवधारणाओं के संकट का काल है। साहित्य की अवधारणा ही संकटग्रस्त हो गई। साहित्य की अवधारणा में तो तब संकटग्रस्त हो जाती है जब साहित्य अपने सांस्कृतिक संस्कारों से, सरोकारों से, अपनी धार्मिक चेतना से, अपने सांस्कृतिक मूल्यों से वह साहित्य च्युत हो जाता है, वह पतित हो जाता है, और वह किसी दूसरे विश्व दृष्टि का आहरण करके जब अपने सांस्कृतिक संवेदनाओं को सहलाने की कोशिश करता है तो ये दो या दो से अधिक विश्व दृष्टियों का खालमेल जब साहित्य का अंतरंग पक्ष बन जाता है तो एक तरह से वह साहित्य के लिए अवधारणा कर सकता है। और पंडित जी इस बात को बहुत गंभीरता से समझ रहे हैं, और ऐसे समय में पंडित जी ने भारत और भारतीयता के बीइंग डिफरेंट को समझने का प्रयास किया। बीइंग डिफरेंट, कि भारत और भारतीयता का बीइंग डिफरेंट क्या है? अगर वो पंडित जी की शब्दावली में कहें तो भारत एक कोई छोटा मोटा देश, एक भौगोलिक सीमाओं में बंधा हुआ कोई सांस्कृतिक राष्ट्र या कोई निर्जातीय समूह ही नहीं, बल्कि सभ्यता और संस्कृति के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो भारत आधा ग्लोब, क्योंकि भारत के अतिरिक्त सभ्यता के जो अन्य केंद्र हैं, जैसे यूनान की सभ्यता, मध्य एशिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सारी सभ्यताओं में आप एक प्रकार की सगोत्रीयता देखेंगे। इसीलिए मुझे स्मरण आता है एक विश्व इतिहासकार लोवेस डिकिंस को, जिसको पंडित जी कोट भी करते हैं। लोवेस डिकिंस कहता है कि जितना विरोध एशिया और शेष विश्व के बीच में नहीं है, उससे अधिक सांस्कृतिक विरोध भारत और शेष विश्व के बीच में। ये भारत और शेष विश्व के बीच का यह जो सांस्कृतिक विरोध है, वही भारत का बीइंग डिफरेंट है, और वही भारत को यह सांस्कृतिक अधिकार देता है कि भारत पूरी दुनिया के अप्रतिहत यूरोपीकरण के विरोध भारत अपने को खड़ा है। अगर पूरी दुनिया यूरोपीकरण के प्रवाह में प्रवाहित हो रही है तो ये पूछा जा सकता है ना कि भारत को उस प्रवाह से अपने को अलग क्यों रखना चाहिए? इसका उत्तर हमें पंडित जी की इस अवधारणा में मिलता है कि भारत का दुनिया के अप्रतिहित यूरोपीकरण के विरोध में भारत को अपने सभ्यता बोध को रखने का भारत का एक सांस्कृतिक अधिकार, यही भारत का बीइंग।
और भारत की इस बीइंग डिफरेंट को समझने के लिए पंडित जी ने सैकड़ों निबंध भारत और भारतीयता को लेकर लिखे, जो संभवतः उनकी रचनावली का 14वां खंड पूरा इसी पर केंद्रित है। और जैसा कि गंगा प्रसाद दीक्षित जी ने कहा कि जब वो नवभारत टाइम्स के संपादक बने थे तो भारत भारतीयता और भारतीय ज्ञान परंपरा पर बहुत एक लंबी और गंभीर लेखों की उन्होंने श्रृंखला लिखी। वस्तुतः इन सारे लेखन को आप देखिए तो उस सारे लेखन का जो अमृत नाम है, जो उसका न्यूक्लियस है, वो है कि वो भारत की ज्ञान परंपरा और भारत की ज्ञान परंपरा जिस सभ्यता और संस्कृति में रूपायित होती है, उसके वह कुछ प्रथम सिद्धांतों को पकड़ना चाहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल्स। और प्रथम सिद्धांतों को पकड़ के सभ्यता और संस्कृति की डायनेमिक्स को, उसकी अभियांत्रिकी को समझने की पंडित जी ने एक विलक्षण, एक तरह से कहिए एक नए प्रकार की पद्धति का उन्होंने संस्कृति अध्ययन के क्षेत्र में निर्माण किया है कि संस्कृति की अभियांत्रिकी को कैसे उसके फर्स्ट प्रिंसिपल्स के द्वारा पकड़ा। क्योंकि देखिए संस्कृतियों के दो पक्ष होते हैं, संस्कृतियों का एक स्वरूप पक्ष होता है और संस्कृतियों का एक बनता बिगड़ता, जिसमें रोज रोज के उतार चढ़ाव आते हैं, उसका अभिव्यक्ति पक्ष है। अगर आप संस्कृति की अभियांत्रिकी को रोज रोज बनने बिगड़ने वाले समुदाचार के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो संस्कृति रोज रोज आपको बदलती हुई नजर आएगी। इसीलिए पंडित जी का प्रयास होता है कि संस्कृति और सभ्यता की अभियांत्रिकी का जो स्वरूप पक्ष होता है और वो स्वरूप पक्ष किस प्रकार के प्रथम सिद्धांतों से बनता है, उन प्रथम सिद्धांतों को पंडित जी अपने चिंतन में, अपनी रचनाओं में बहुत गंभीरता से उसको देखने का प्रयास करते हैं। उन प्रथम सिद्धांतों में सबसे पहले मैं बताऊं कि पंडित जी ये प्रश्न उठाते हैं कि भारत में ज्ञान का आदर्श क्या है, और इस प्रश्न को उठा के पूरे भारतीय वाङ्मय में विद्याओं के विभाजन और ज्ञान के अनुशासनों के आदर्शीकरण के बहुत बड़े फलक को इस प्रश्न में समेट लेते हैं कि भारत में ज्ञान का आदर्श क्या है। और इस ज्ञान के आदर्श को बताते हुए वो कहते हैं कि गीता में जो कहा गया कि सर्वभूतेषु अनेकम भावमव्यय वीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु ज्ञानम तद विद्धि साधनम्। पंडित जी का एक लेख है गंगा प्रसाद दीक्षित जी, बटे में अनबटे को देखो, बटे में अनबटे को देखो। वस्तुतः ये जो उनका लेख है ना, वो भारत की सांस्कृतिक साहित्यिक जीवन दृष्टि में अद्वैत भावना का इजहार, बटे में अनबटे को। इसी बात को कहते हुए कहते हैं कि सर्वभूतेषु अनेकम भावमव्यय वीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु ज्ञानम तद विद्धि साधनम्। मतलब बटे हुए में अनबटे को देखना भारत। और इस दृष्टि में इतिहास के कालक्रम में जब भी किसी प्रकार का व्यतिक्रम पैदा हुआ तो उससे भारत व्यथित हुआ, उससे भारत व्यथित हुआ। और इसीलिए आप देखिएगा कि लोक चेतना में इसकी परिव्याप्ति कैसे होती है इस ज्ञान के आदर्श की। क्या आप किसी भी व्यक्ति को सीवी रमन की जीवनी पढ़ा, सीवी रमन यहाँ के बड़े वैज्ञानिक हैं जिस पर भारत के भारतीय वैज्ञानिक हैं जो नोबेल प्राइज जिनको भी जाते। और किसी व्यक्ति को महर्षि रमन की जीवनी पढ़ा और दोनों को पढ़ाने के बाद उससे पूछिए कि किसके प्रति मन तुम्हारा ज्यादा आकर्षित होता है, तो
एकमात्र आपको उत्तर मिलेगा कि भारत की लोक चेतना सीवी रमन की अपेक्षा महर्षि रमन को ज्यादा मानती है। क्यों? क्योंकि महर्षि रमन में उसको वो ज्ञान का आदर्श दिखाई देता है, वो अद्वैत की भावना दिखाई। पंडित जी भारत के प्रथम सिद्धांतों को पकड़ते हुए, समय नहीं है मैं क्या करूं, जी को बार बार समय का दबाव पड़ रहा होगा, इसलिए अपनी बात संक्षेप में पंडित जी का भारत और भारतीयता से संबंधित अधिकांश लेखन जिन मूलभूत दृष्टियों से अनुप्राणित रहा है, उसमें पहला यह है कि संपूर्ण जीवन अखंड है और एक। दूसरा यह कि जीवन निरंतर प्रवाहित हो रहा है, ऐसी गति से चल रहा है जो तमाम स्थितियों को संभाले चलती है। और तीसरा यह कि सारी की सारी स्थितियां, सारे के सारे स्थायी भाव, सारे के सारे तत्व जहां ठहरे हुए हैं, जहां सूत्रप्राय हैं, वहां से विस्थापित होकर के वो कुछ होना चाहते हैं। जो कुछ होने की बेचैनी अनुभव करते हैं, वह होने की प्रक्रिया एक। उसी के कारण सब एक दूसरे से संबद्ध हो जाते हैं। आधारभूत इन्हीं तीनों दृष्टियों को पंडित जी के लेखन में भारतीय विश्व दृष्टि का उपजीव भी कहा, जिसका पल्लवन और पोषण उनके बहुविध लेखन में देखने को मिलता है। ऐसे उपजीव दृष्टियों ने संपूर्ण भारतीय वाङ्मय के काव्यों, कलाओं, धर्म, दर्शन, इतिहास, साहित्य, पुराकथा, वैयक्तिक एवं सामाजिक आचरण के विधानों को किस तरह प्रभावित किया है, मित्रों, यह खुली आंख से देखा। इसका अपवाद भारतीय संस्कृति के संपूर्ण विकास और प्रसार में कहीं देखने को मिलता है। मिश्र जी के लेखन की सर्वाधिक जो अत्युच्च विशिष्टता है, वह इस बात में निहित है कि न केवल शास्त्र में वह प्रथम सिद्धांतों की खोज करते हैं, बल्कि लोक जीवन के ताने बाने के तारों को झंकृत कर यह दिखा पाने में सफल होते हैं कि उनसे उन्हीं आधारभूत दृष्टियों के स्वर जायमान। क्योंकि पंडित जी को यह मालूम है कि औपनिवेशिक उन्मूलन और उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव में भारत को कई तरीके से लूटा, लेकिन भारत में जो कुछ बचा रह गया वह भारत का लोक। इसलिए उस लोक को संबंधित करके और उस लोक को पुनः शास्त्र से जोड़ करके उस भारत को फिर से पाया। और पंडित जी का पूरा उपक्रम जो है, उस वास्तविक भारत को फिर से रिगेन करने, फिर से पाने का। यह बात अलग है कि पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के संक्रमण से हमारे लोक जीवन के ताने बाने अब बदल रहे हैं, क्योंकि अब गांव भी शहर बन गया और उनके तारों से स्पंदित होने वाले स्वर भी बदल रहे हैं। फिर भी उनकी दीप्ति और प्राणता शक्ति इतनी भी क्षीण नहीं हो गई है कि उन्हें पहचाना न जा सके। अतः विश्व जी एक और ओझल रूप होती हुई भारत की पहचान से चिंतित है, तो दूसरी ओर आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम की चराचर संवेदी भारत बोध को भारतीय संस्कृति के संपूर्ण पसारे में चिन्हित करने का वह बौद्धिक पुरुषार्थ विचार है। यद्यपि मिश्र जी के इस बौद्धिक पुरुषार्थ की साधना एक साहित्यकार और ललित निबंधकार की शैली में की है, तथापि साहित्य उनके लिए ज्ञान की एक शाखा मात्र नहीं, अपितु ज्ञान की एक संपूर्ण व्यवस्था है। इसलिए उनकी साहित्य सर्जना में स्वाभाविक रूप से भारतीय परंपरा के धर्म, दर्शन, भाषा शास्त्र, इतिहास, पुराण, संस्कृति, सभ्यता, कला, लीला
इत्यादि सब के सब एक ही आधार से अनुशासित और लक्ष्योन्मुखी एकता के साथ विमर्श के विषय हैं। परंतु सदैव पंडित जी की इतनी प्रशंसा करते हुए पंडित जी के प्रति हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य से प्रमुदित संस्कृति समीक्षा के लिए सुकृतियों का गुणानुवाद जितना श्रेयस्कर होता है, विकृतियों की पहचान और विलोपन की आत्मचेतना भी उतनी ही अपेक्षित होती है।